हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लासेस में हमने DSSB TGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ किए थे और उसके आगे क्वेश्चन आज के हम वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले की वीडियो ना देखी हो वो देख लें, क्योंकि उसमें हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं SST के, TGT SST के। और आज हम शुरू करेंगे 161 से, यानी कि 61 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का है। ठीक है, सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा है। Vulnerability to a particular natural hazard or disaster comprises a set of components such as vulnerability component include which of the following। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी असुरक्षा है, वनरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, असुरक्षा। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर खतरे, प्राकृतिक खतरा या आपदा के प्रति जो भेद्यता यानी कि जो असुरक्षा है, उसके घटकों के एक समूह से युक्त होती है। उसके कुछ घटक हैं जिससे वो असुरक्षा युक्त होती है, उत्पन्न होती है। और ऐसे भेदकों और घटकों को निम्नलिखित में से कौन शामिल है, मतलब इन घटकों में कौन शामिल होगा। ठीक है, किसी भी खतरे या असुरक्षा के घटकों में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो जब कोई भी खतरा होगा तो उसका, उस आपदा का क्या होगा, कोई ना नेम होगा, है ना, किसी खतरे या आपदा का नाम होगा, जाहिर सी बात है। और जो भी वनरेबल कम्युनिटीज़ होंगी, इंक्लूडिंग बोथ टेरेस्ट्रियल एंड मरीन कम्युनिटी, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल, जो सरफेस पे, ज़मीन पे रहने वाले, और मरीन यानी कि जो समुद्री समुदाय हैं, दोनों ही शामिल होंगे। दोनों को ही असुरक्षा होगी। कोई भी खतरा आएगा, कोई भी डिज़ास्टर या कोई भी आपदा होगी तो दोनों को ही खतरा होगा। स्थल पर रहने वाले लोगों को भी, कम्युनिटी को भी, समुदाय को भी, और जो मरीन यानी कि समुद्र में रहने वाले जो समुदाय हैं, दोनों को ही खतरा होगा। ठीक है, और रेसिस्टिबिलिटी क्या है, रेसिस्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स और फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी भौतिक संरचना होगी। ठीक है, भौतिक संरचनाओं की जो सामग्री की प्रतिरोधकता, यानी भौतिक संरचना से संबंधित क्या मतलब है, जैसे कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, कोई बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, किस तरीके की बिल्डिंग है। तो जब कोई आपदा आती है तो जिस तरीके की संरचना, अगर वो किसी भी बिल्डिंग या कुछ भी है उसकी संरचना बहुत पुअर है, बहुत ख़राब है, तो वो क्या हो सकता है, वो बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे घटक शामिल हैं किसी भी खतरे में, तो ये तीनों ही सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। अ गवर्नमेंट नीड्स टू मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन टू। बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट को यानी सरकार को एक खाद्यान्न के सुरक्षित यानी बफर भंडार को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्या कारण है इसका। तो क्या होता है, बफर स्टॉक सरकार क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस पे, ठीक है, एक फिक्स्ड प्राइस पे किसानों से अनाज को खरीद कर और उसे स्टोर कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। और बाद में जब भी कुछ भी ऐसा मतलब जैसे कोई आपदा आ जाए, कोई महामारी आ जाए, या फिर कोई खाद्य संकट आ जाए देश के अंदर, तो उसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उस बफर स्टॉक में जो भी अनाज है उसका, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, यानी कि PDS में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो राशनिंग वगैरह होती है, राशन जो बांटे जाते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट लिखा है कि कंट्रोल इंटर सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन, और एक तो हाँ ये भी है कि जो इसका मतलब ये है कि जो भी सीज़न के हिसाब से जो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भी बफर स्टॉक जो सरकार है वो मेंटेन करके रखती है।
ताकि कीमतें जो है वो बहुत अधिक ना बढ़ जाएं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी बफर स्टॉक रखा जाता है। जब कीमतें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो सरकार क्या करती है, अपने ग्रेन्स को कम दामों पे जो गरीब लोग होते हैं उनको देना शुरू कर देती है। ठीक है। और रन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन जो बांटे जाते हैं लोगों को, उसके लिए भी ये बफर स्टॉक सरकार के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या बोला गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ डैश वेयर एज इकोनॉमिक ग्रोथ डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, यानी कि आर्थिक विकास डैश की समस्याओं से संबंधित होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि डैश की समस्याओं से संबंधित होता है। अब ये यहाँ पे लिखा है वर्ड डेवलपमेंट और यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, विकास और वृद्धि। तो समझते हैं पहले विकास क्या होता है। तो विकास जो होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, जिसके अंदर ग्रोथ भी आ जाता है, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है इसके अंदर पहले से ही ग्रोथ इंक्लूड होता है, इसी का हिस्सा होता है। लेकिन जो ग्रोथ है वो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक होता है, जिसमें जो भी वृद्धि दिखाई जा रही है वो नंबर्स में दिखाई जाएगी। और डेवलपमेंट के अंदर ये डेवलपमेंट क्या होता है, गुणात्मक वो होता है, सॉरी क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, जिसमें क्वालिटी पे मतलब विकास की बात की जा रही है ना। ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्रोथ है वो कैसा है, मात्रात्मक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट किसके लिए है और ग्रोथ किसके लिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किससे डील करती है, डेवलप कंट्री की प्रॉब्लम से डील करती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अंडर डेवलप कंट्री से डील करता है। कैसे डील करता है, जो अल्प विकसित देश हैं यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको दोनों की ही ज़रूरत है, ग्रोथ की भी ज़रूरत है और विकास की भी ज़रूरत है। ठीक है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनको ग्रोथ तो चाहिए, यानी कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास की भी ज़रूरत है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे विकास भी आ जाएंगे ना। लोगों की हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, लोगों का सामाजिक जो लोगों के समाज के विकास हो, है ना, आर्थिक विकास हो, हर तरीके का लोगों का विकास हो। ठीक है, मानसिक विकास हो। तो इसके अंदर लोगों जो अल्प विकसित देश हैं उनको विकास के साथ साथ आर्थिक वृद्धि की भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अल्प विकसित देशों की परेशानियों से डील करता है, समस्याओं से संबंधित है। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री से डील करता है, उनसे संबंधित है, उनकी समस्याओं से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड देश हैं वो पहले से ही विकसित हो चुके हैं, मतलब उनका विकास तो हो चुका है। शिक्षा के स्तर पे देखें, स्वास्थ्य के स्तर पे देखें, वो पहले से विकसित हैं उस मामले में, है ना। लेकिन उनकी परेशानी क्या है, बस उनको अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। उनकी परेशानियाँ होंगी भी तो कैसी होंगी कि क्वांटिटी, है ना, नंबर के बेस पे बस उनको अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। ठीक है, यानी कि इनकम बढ़ानी है बस, और बाकी विकास सब तो पहले से ही उनका हो रखा है। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करती हूँ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर रिवील्स जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस इन एजुकेशन। कह रहा है कि अब इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस को बताता है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, यानी कि जेंडर बेस यानी कि मेल फीमेल। ठीक है, तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है, जिसमें ये बताया जाता है प्राइम स्कूल के लेवल पे या फिर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के स्तर पे कि कितना प्रतिशत
लड़कियों ने और लड़कों ने एनरोल किया है, ठीक है। तो जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस हमें इससे भी पता चलता है। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स एक होता है जिसमें ये भी पता चलता है, जिसमें प्राइमरी लेवल के एजुकेशन पे कितनी लड़कियों का एनरोल हुआ, कितने शिक्षा के लिए, वो भी इससे पता चलता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स से, ठीक है। तो दोनों ही जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस यानी कि जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रकट करते हैं, दोनों के दोनों ग्रोस एनरोलमेंट रेशो और जेंडर पैरिटी इंडेक्स। अभी प्रेजेंट में हमारा यहाँ पे हायर एजुकेशन का यानी उच्च शिक्षा का जो GER है वो कितना है, 27.3% है, ठीक है। और ये जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है इसका मापन किस आधार पर किया जाता है कि जेंडर के आधार पर एजुकेशन और इनकम के लेवल पे मापा जाता है, ठीक है ना। एजुकेशन और इनकम के आधार पर इस इंडेक्स में मापन किया जाता है, ठीक है। और इसको कौन जेंडर पैरिटी इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, वो है यूनेस्को। कौन करता है, यूनेस्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इन विच ईयर। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम जो है वो किस वर्ष मानव गरीबी सूचकांक को प्रस्तावित किया था उसने। तो 1997 में 1997 में गरीबी सूचकांक को उन्होंने प्रस्तावित किया था, जिसे हर वर्ष UNDP उसको निकालता है, ठीक है। अब ये किस आधार पे ये जो गरीबी सूचकांक तैयार किया जाता है, तो 3 इसके मेन मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। पहला है जिस पे इनकम लोगों की देश की देखी जाती है ना, एजुकेशन लेवल देखा जाता है, और तीसरा है हेल्थ। क्या देखा जाता है, हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट सेक्टर इन इंडियाज़ GDP, यानी कि भारत की GDP में कौन सा प्रमुख क्षेत्र है। प्राइमरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और चतुर्थार्थिक क्षेत्र यानी कि क्वार्टरली सेक्टर है। तो क्वार्टरली सेक्टर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। 3 ही सेक्टर होते हैं हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो आज के टाइम पे पहले हम ये माना जाता था कि जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा योगदान देता है GDP में, लेकिन आज के टाइम में जो सर्विसेज वाला सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्राइमरी सेक्टर किससे जुड़ा होता है, एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर किससे जुड़ा होता है, प्रोडक्शन, उत्पादन से, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, इनसे जुड़ा होता है। और सर्विस सेक्टर जैसे कि सर्विसेज से जुड़ा होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी, जैसे टीचर, डॉक्टर या फिर इंश्योरेंस है ना, बीमा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट है ना, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, ये सब सर्विस सेक्टर के यानी सेवा क्षेत्र के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन हैं। तो पहला लिखा है बैंकर्स टू बैंक्स और सेकंड लिखा है इशूअर ऑफ करेंसी। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकर्स टू बैंक है और इशूअर ऑफ करेंसी है, ये दोनों ही सही हैं, यानी बैंकों का बैंक है और करेंसी भी इशू करता है, तो दोनों बोथ आर करेक्ट्स। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। अब इसके कुछ मेन काम हैं, जैसे 2 मेन काम तो लिखे ही हैं,
कि बैंकों का बैंक होता है और करेंसी को इशू करता है। ठीक है, ये कुछ इसके काम तो लिखे हैं, लेकिन एक और काम ये भी है कि ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। किसका बैंक होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है। और तो और जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, है ना, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, वित्तीय पॉलिसीज़ होती हैं, उनको भी आरबीआई ही लागू करता है। और क्या करता है? मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको भी मैनेज करने का काम आरबीआई का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG in India can be रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या भारत में एक स्वयं सहायता समूह है, वो कैसा हो सकता है? रजिस्टर हो सकता है या अनरजिस्टर्ड। तो दोनों ही तरीके के हो सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, रजिस्टर भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो आता है सेवा से, SEWA, सेवा। ठीक है, अब ये सेवा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन है ये, जो कि 1972 में 1972 में ईला भट्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसने शुरू की थी? ईला भट्ट ने। ठीक है, और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं बहुत सारे ये रूरल एरियाज़ में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इसमें क्या होता है, 10 से 20 महिलाएं जो हैं इसमें मेंबर होती हैं। ठीक है, महिलाएं मेंबर होती हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट के लिए एक ग्रुप बनाती हैं, जिसमें वो फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती है। अगर उनको कुछ भी छोटा उद्योग धंधे शुरू करने हैं, कुछ किसी तरीके का कोई भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, तो यहाँ से वो एक दूसरे से सहायता लेती हैं, कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करती हैं और फिर जब भी जिसको ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो इस ग्रुप से उनको मदद मिल जाती है। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरियाज़ में बने हुए हैं जिसमें महिलाएं सदस्य होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो निजी क्षेत्र बैंक है, हमें ये बताना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट है ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी गवर्नमेंट है और इंडियन ओवरसीज़ बैंक भी गवर्नमेंट बैंक है। RBL जो है वो गवर्नमेंट बैंक नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है वो सही मैच्ड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो होता है शॉर्ट टर्म नोट होते हैं। तो ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, तीनों जो हैं वो करेक्टली मैच होता है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है यानी कि सरकारी बॉन्ड जो होता है वो दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ होती हैं, यानी लंबे समय तक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती है। और जो ट्रेजरी बिल होता है यानी राजकोष बिल जो होता है वो अल्पकालिक होता है। और जो प्रमाण पत्र जमा जो होते हैं वो अल्पकालिक नोट होते हैं केवल। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 171। The concept of concurrent list in India in the Indian Constitution has been borrowed from the constitution of which of the following countries। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, USA से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया है? तो फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड से क्या लिया गया? DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। Items such as defense and armed forces are included in the dash list of the Indian
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कि जो डिफेंस और आर्म फोर्स होते हैं वो किस लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं या कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो डिफेंस से संबंधित यानी कि सशस्त्र बल, रक्षा से संबंधित, और आर्म फोर्स यानी कि सशस्त्र बलों से संबंधित जो विभाग है या जो सूचियाँ है वो यूनियन लिस्ट में, यूनियन सूची में यानी संघ सूची में शामिल है। ठीक है, यूनियन लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट, कुछ ऐसे वस्तु, ऐसे आइटम्स की लिस्ट है जिस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही क्या करेगी, केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट उसे कहते हैं समवर्ती सूची, जिस पे ऐसे इनके अंदर ऐसे आइटम है जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती हैं। और एक होती है स्टेट लिस्ट, एक क्या होती है, स्टेट लिस्ट होती है, जिस पे केवल इनमें जो काम लिखे हैं उन चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य नियम बना सकता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज इन इंडिया। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो म्युनिसिपल बॉडीज़ यानी कि नगर निकायों का कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नगर निकायों का कार्य इनमें से क्या नहीं है। तो पहला देखिए लिखा हुआ है पॉलिसी मेकिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज थिंक टैंक। ये इसको पढ़ के क्या लग रहा है, ये किसका काम हो सकता है। तो ये जो है ना, ये जो पहला पॉइंट लिखा है ये नीति आयोग का काम है। किसका है, नीति आयोग का काम है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट लाइक रोड्स है ना, जैसे रोड, सड़कें, ये सब जो इनको डेवलप करना, इनको बनाना, इनका निर्माण करना, ये तो काम होता है नगर निकायों का, नगर पालिकाओं का। ठीक है, मेंटेन कम्युनिटी असेट्स यानी कि जो समुदाय की संपत्ति है, यानी कि जो लोगों की जो सामुदायिक जो संपत्ति है उसका रख रखाव करना है ना। सामुदायिक संपत्ति कौन सी, जैसे कि पार्क हो गए, ठीक है, और ऐसी चीज़ें जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, स्कूल है ना, हॉस्पिटल, जो आसपास की डिस्पेंसरीज हैं, तो उनका रख रखाव भी नगर निकायों के अंदर ही आता है। फिर है मैनेज द कंट्रोल ऑफ हेल्थ एट द लोकल लेवल। वही लोकल लेवल के अंडर यानी कि उस क्षेत्रीय स्तर पे जहाँ पे जो म्युनिसिपल, जो नगर पालिका काम कर रही है, उसके लोकल लेवल पर जो भी हेल्थ संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित हैं उनका प्रबंधन और नियंत्रण करना भी नगर निकायों का, नगर पालिकाओं का काम होता है। ये जो पहला है ये नहीं होगा, ये नीति आयोग का काम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। इन इंडियन फेडरलिज्म टू ब्रॉड टाइप ऑफ centralization of federal power is found, which of the following are not those types। तो लिखा है circumstantial and consensual। तो consensual जो है और circumstantial ये दोनों में से कोई भी ही नहीं है। परिस्थिति जन्य और सहमति जन्य दोनों में से कोई भी जो है वो भारत के संघीय सत्ता के केंद्रीकरण का व्यापक प्रकार नहीं है। इन दोनों में से कोई भी नहीं है। भारत में जो संघीय सत्ता है यानी भारत में जो फेडरलिज्म है उस पे जो पावर यानी कि शक्तियों का जो विभाजन है वो दो तरीके से किया गया है। ठीक है, एक तो कैसे किया गया है, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में, और दूसरा कैसे किया गया है कि सरकार के जो अंग हैं उनके बीचों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और दूसरा बंटवारा जो है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में है। तो ये है इस तरीके का संघीय ढांचा है हमारा। इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टीज वॉज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कोलिशन ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन 1999। इनमें से कौन सी भारतीय पार्टी है जो 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी। यानी कि लोकतांत्रिक गठबंधन, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गठबंधन इनमें से कौन सी पार्टी का था
तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं ना, जिसको यहाँ पे देखो लिखा भी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए जो है, जैसे हम बोलते हैं अभी एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार मतलब उसमें कौन सी जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे लार्जेस्ट मेंबर है इस एनडीए में, तो बीजेपी इसका जो है वो सबसे लार्जेस्ट मेंबर है इस एनडीए का। ठीक है, एनडीए मतलब इसमें और भी कई पार्टियां इसमें शामिल होंगी, अलायंस बनाया होगा, जिसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है इसके अंदर वो बीजेपी है। ठीक है, बाकी 3 पार्टियां कौन सी हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये भी याद रखना इनकी स्थापना कब हुई थी। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो 1980 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय में हुई थी। और नेशनलिस्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1899 में, सॉरी 1999 में, 1899 बोल दिया, 1999 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। डैश कैंडिडेट्स आर द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट पोल्स बट इज नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ऐसे उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते, किसी पार्टी से संबंध नहीं होते, तो उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र उम्मीदवार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो नेशनल पार्टी नहीं है भारत की? तो भारत की कौन सी इसमें से राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का है। तो उस समय जो आम आदमी थी वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, पर आज के समय पे ये आम आदमी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई है। तो आम आदमी पार्टी तो नेशनल पार्टी है, बीएसपी भी नेशनल पार्टी है, पर अभी प्रेजेंट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये दोनों ही नेशनल पार्टीज़ नहीं हैं। इनका नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। कितनी? 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी, ठीक है, और अभी जैसे यहाँ पे बीएसपी लिखा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी, ठीक, और एक है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। ठीक है, तो ये 6 की 6 जो हैं अभी वो इनके पास राष्ट्रीय दर्जा है, राष्ट्रीय पार्टी का। बाकी जो है अच्छा, छठी पार्टी नहीं बताई, हाँ, 6th पार्टी जो है वो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट वाली। कौन सी? 2 है सीपीआई, एक है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट वाली जो है वो नेशनल पार्टी है इस समय पे। ठीक है, तो ये 6 पार्टियां जो हैं वो राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द लोकसभा इलेक्शन गेट deferred due to the proclamation of national emergency। तो किस साल का जो लोकसभा इलेक्शन है वो स्थगित कर दिया गया था राष्ट्रीय आपातकाल की वजह से? तो 1976 का जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन होने वाला था, वो जो है वो स्थगित कर दिया गया था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जो इलेक्शन 1976 में होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया था, और फिर वो 1977 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि इंदिरा गांधी की जो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हार गई थी। ठीक है, और जनता दल ने सरकार बनाई थी। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
79 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में विधानसभा सीटें हैं? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की? तो 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 403। मध्य प्रदेश के अंदर कितनी हैं? 230 सीटें हैं, 230। और कर्नाटका में कितनी है? 204। और आंध्र प्रदेश में कितनी है? 175, 175। ठीक है। तो पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की वो उत्तर प्रदेश में हैं, और सबसे कम जो सीटें हैं वो हैं सिक्किम के अंदर। कहाँ पर हैं? सिक्किम में। कितनी है? 32 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, ये विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की नहीं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे। इन इंडिया इलेक्शंस टू द पंचायत आर हेल्ड आफ्टर एवरी डैश ईयर। तो भारत में पंचायत के इलेक्शन जो हैं, पंचायत के जो चुनाव हैं, प्रत्येक कितने वर्ष बाद होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 80 पूरा हो गया। अब आता है डिसिप्लिन 5, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 81 शुरू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोशल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे बोला गया सोशल डेमोक्रेसी यानी कि सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सोशल डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इक्वालिटी। तो जो सामाजिक लोकतंत्र है वो समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित होता है। तो बिल्कुल सही है, जो सामाजिक लोकतंत्र होता है वो समानता को बनाए रखने की बात करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सोशल डेमोक्रेट सपोर्ट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट बेस्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, लोकतंत्रवादी जो होते हैं वो पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। तो ये भी सही है कि जो सामाजिक लोकतंत्र के सपोर्टर्स होते हैं वो क्या कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए, जो कि किस पे आधारित होना चाहिए? पुनर्वितरण पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा सोशलिस्ट डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ नहीं है? तो मोरलिज्म, रैशनलिज्म और इगैलिटेरियनिज्म, यानी कि नैतिकतावाद, ठीक है, ये तर्कवाद और समतावाद, ये तीनों ही सोशलिस्ट डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। डेस्पोटिज्म यानी कि निरंकुशतावाद सोशलिस्ट डेमोक्रेसी से यानी कि सामाजिक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, समाजवादी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि निरंकुशतावाद में क्या होता है? सरकार के ऊपर कोई भी किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो निरंकुश होती है ना, सरकार की मनमर्जी होती है, वो जो चाहे कर सकती है, जैसे चाहे नियम बना सकती है। लेकिन समाजवादी लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है। समाजवादी लोकतंत्र तो इक्वलिटी, समानता पर बेस्ड होता है, ठीक है ना, नैतिकता पर बेस्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 83। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि भारत के चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। ठीक है, चुनाव आयोग के आयुक्त को नियुक्त करता है कौन? प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। वाइस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, और भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, और गवर्नर, जो राज्यों के गवर्नर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को तो करते ही हैं। ठीक है, और तो और
यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। तो बहुत सारी नियुक्तियां जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। इन द ईयर 1959 द रॉयल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वॉज ड्राफ्टेड बाय डैश। 1959 में जो रॉयल डेमोक्रेटिक यानी कि रॉयल लोकतांत्रिक संविधान जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जो रॉयल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो किंग महेंद्र यानी राजा महेंद्र के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ये नेपाल के राजा थे, ठीक है, जिन्होंने ये पहला, ठीक है, ये पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था जिसको तैयार डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि तैयार करवाया गया था पहली बार। लेकिन 1960 में जाते जाते 1901 ही साल में राजा का जो मन था वो बदल गया और उन्होंने लोकतांत्रिक जो सरकार थी उसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, उसको हटा दिया। और ये किसके बेटे थे? राजा महेंद्र जो थे वो किसके बेटे थे? त्रिभुवन के राजा, त्रिभुवन जो राजा थे उनके बेटे थे। ठीक है, फिर इनके जो बेटे होते हैं, इनके बेटे का नाम क्या होता है? इनका जो बेटा होता है महेंद्र का, ठीक है, उनके बेटे का नाम था वीरेंद्र। तो राजा वीरेंद्र जो थे उन्होंने फिर 1990 में जब फिर दोबारा नेपाल में लोकतंत्र को लेकर मांग उठने लग गई और आंदोलन होने लग गए, तो फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि लोकतांत्रिक संविधान को स्वीकार कर लिया। और फिर 1951 में पहला पार्लियामेंट यानी कि पहला संसदीय चुनाव होता है वहाँ पर। लेकिन फिर क्या होता है 1996 में दोबारा से वहाँ पे जो माओइस्ट थे उन्होंने पार्टी के खिलाफ, है ना, माओइस्ट की जो पार्टी थी वहाँ पे नेपाल में, उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या है विद्रोह कर दिया और राजा के खिलाफ। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से जो है वो सत्ता जो है वो राजा के हाथ में चली गई। फिर दोबारा 2006 में फिर से वहाँ पे लोकतंत्र की मांग उठने लग गई और फिर उसके बाद 2008 में जाके पूरी तरीके से जो है राजतंत्र की समाप्ति होती है। और फिर 2014 या पता नहीं किस में, डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, तब जाके उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ समय पहले ही पूरी तरीके से तैयार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राणा क्रेसी इन नेपाल? ये भी नेपाल से ही जुड़ा क्वेश्चन है। तो नेपाल में जो डेमोक्रेसी की जो पूरी कहानी है उससे जुड़े भी प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है, जो कि हमें एनसीईआरटी में दे रखा है ना। एनसीईआरटी की जो 9th 10th की बुक है उसके अंदर हमें मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसके अंदर नेपाल की जो स्टोरी है वहाँ पे जो लोकतंत्र की कहानी है वो पूरी दी हुई है। अभी राणा क्रेसी क्या है, तो नेपाल में 1846 से लेके 1951 तक ना राणाज यानी कि राणा सरनेम के मतलब राणा क्रेसी यानी कि राणाओं का वो था, दौर था, यानी कि राणाओं का राज चलता था। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले थे जंग बहादुर राणा, जो पहले इसके पीएम बने थे, है ना। राणा क्रेसी के दौर के सबसे पहले जो पीएम यानी प्रधानमंत्री थे वो जंग बहादुर राणा थे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि राणा रूलर कन्फाइड द नेपालीज लॉ थ्रू मुलुकी एन विच इज़ प्रिंसिपल अश्योर्ड क्वालिटी बिफोर लॉ। तो जो राणाज थे, राणा शासकों ने क्या किया, मुलुकी एन के माध्यम से
नेपाली कानून की कूटीकृत किया नेपाली कानून को, और जिसने सिद्धांत रूप में कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया। मतलब लोगों को कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया गया इनके द्वारा। और राणाज रूलर जो थे उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया नेपाल में, यानी कि सती प्रथा नेपाल में भी प्रचलित थी। 1920 में सती प्रथा को इन्हीं राणाओं में से एक राणा थे चंद्र शमशेर, है ना, चंद्र शमशेर, जिन्होंने सती प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 86। इन इंडिया द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, यानी कि भारत में 42वां संविधान संशोधन जो है वो किस वर्ष पास किया गया, तो वो 1746 में जो है वो पास किया गया। अब 1746 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। ये पूछा जाता है कि प्रीम्बल यानी कि प्रस्तावना में क्या बदलाव किए गए, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। और तो और इसी संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे संविधान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life or personal liberty. This provision is stated by which article of the Indian Constitution? तो पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और लिबर्टी की किस में बात की गई है, तो आर्टिकल 21 में बात की गई है। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत अधिकार की स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 21 के अंदर। ठीक है। ये किसके अंदर आता है, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अब बाकी के आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, इसमें जितने भी जो टाइटल हैं उनको अबॉलिश किया गया है, उनको निषेध कर दिया गया है। जितने भी टाइटल जैसे कि राजा, महाराजा, राय बहादुर, ऐसे जो टाइटल लोग अपने नामों के साथ लगाते थे उनको ख़त्म कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत, जिससे कि लोगों के बीच में समानता स्थापित हो सके। अनुच्छेद 25 में क्या बताते हैं, अनुच्छेद 25 में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि हम सबके जो धर्म है वो समान है और सभी को अपने धर्म का पालन करने के प्रचार करने के अनुमति है। ठीक है, स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 16 जो है वो किसके बारे में बताता है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है ना, समानता, अवसर की समानता की बात अनुच्छेद 16 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अरेंज द गिवन की टर्म एज दे अपीयर इन द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं, और बोला गया है कि संविधान की प्रस्तावना में जिस तरीके से ये लिखे गए हैं उसी के हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो देखो, पहला है सेकुलर, दूसरा है डेमोक्रेटिक और तीसरा है सोशलिस्ट, यानी कि पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और समाजवादी। तो तीनों को सीक्वेंस में लगाना है हमें। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा सोशलिस्ट, फिर आएगा सेकुलर और फिर आएगा डेमोक्रेटिक, यानी कि सबसे पहले समाजवादी, फिर आएगा पंथनिरपेक्ष और आखिर में आएगा लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, फिर आता है रिपब्लिक। फिर क्या आता है, रिपब्लिक, जो कि इसमें नहीं लिखा है, मतलब
3 ही शब्द दिए जिनको तीनों को हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा दूसरे नंबर पे, और फिर डेमोक्रेटिक आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जो हैं उनके बारे में इनमें से क्या सही है। तो पहला स्टेटमेंट है दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यानी कि कोई भी न्यायालय इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा इन्हें प्रवर्तनीय यानी कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है, जो DPSP है वो किसी भी न्यायालय के द्वारा उसको एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है दीज प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू मेक लॉ इन अ स्टेट, यानी कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं इन सिद्धांतों का इस्तेमाल राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जा सकता है जाता है। तो हाँ, ये भी बात सही है, जब राज्य कोई कानून बनाता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाता है और लागू करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो ये कैसे तत्व हैं, ये लोगों के कल्याण के लिए है ना, समाज की भलाई के लिए ये तत्व दिए गए हैं कि किस प्रकार की नीतियाँ और नियम कानून राज्य को बनाने होंगे। फिर है आर्टिकल 51 स्टेट द लास्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 51 जो है वो संविधान के अंतिम निर्देशक तत्व व्यक्त करता है। तो अनुच्छेद जो 51 है ना वो ही उसी के अंदर पूरे DPSP दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 के अंदर ही DPSP का उल्लेख किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 यानी 90 क्वेश्चन पर पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो बोला गया है दोनों ही जो करेक्टली मैच नहीं है आंसर में दिया गया। आर्टिकल 1 में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड आर्टिकल 3 में लिखा है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो दोनों ही गलत है। आर्टिकल 1 जो है हमारा किससे संबंधित है। आर्टिकल 1 में क्या होता है, नेम एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन। आर्टिकल 1 में क्या आता है, ये नहीं आता है। आर्टिकल 1 में आता है, क्या आता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है, ये होगा आर्टिकल 1 का। और आर्टिकल 3 के अंदर क्या आएगा, आर्टिकल 3 में आएगा जो आर्टिकल 1 में दिया था ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये आ जाएगा आर्टिकल 3 में। ये 3 में, ये 1 में। और आर्टिकल 2 में क्या आता है, जो लिखा है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट ना, ये आर्टिकल 2 का है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये आर्टिकल 2 में आता है एडमिशन। ये है आर्टिकल 2 के अंदर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जब नए राज्यों को जो बनाया जाता है, स्थापना की जाती है, तो आर्टिकल 2 में लिखा है। और नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन आर्टिकल 1 में लिखा है। और आर्टिकल 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण जो है वो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न था, सब्जेक्ट कंसर्न के 90 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। फिर यहाँ से टीचिंग
टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए क्वेश्चन पेपर की तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।